Gay-Lussac law of gaseous volume means definitely this reaction or the statement or the law is more concerned about the gaseous volume, means reactions of gaseous phase. ठीक है, so what he observed and he stated is, write down, when gases combines or are produced, when the gases combines or are produced in a chemical reaction, write down, when gases combine or produce in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume. Okay, but important is condition. That condition is provided all the gases, जो reactions में आप study कर रहे हैं, जो भी obtain हो रही है या react कर रही हैं, those all gases are at same temperature and pressure. At same temperature and pressure. Okay, beta. So when gases combines or are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided all gases are at same temperature and pressure. बेटा जब आप पूरी तरह से मोल कंसेप्ट को समझ जाओगे ना, अभी आगे आएगा हमारे पास एक कंसेप्ट है मोल कंसेप्ट, देन यू वुड वेरी इजीली अंडरस्टैंड दीज लॉज. बट अभी भी इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, बट हाँ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है जब आप मोल कंसेप्ट करते हैं. बट स्टिल यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया इन साइंटिस्ट ने. एंड एट दैट टाइम जब इन साइंटिस्ट ने ये काम किया था तो इनको रिकॉग्निशन भी नहीं मिला था, है ना. आफ्टर 50-60 years ऑफ देयर वर्क, इवन सम साइंटिस्ट वर नॉट अलाइव एट दैट टाइम, देन दे गेट रिकॉग्निशन फॉर देयर वर्क्स, जो इन्होंने प्रपोज किया, जो इन्होंने ऑब्जर्व किया. लेटर ऑन पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग देम कि दैट वर्क वॉज रियली गुड. उन्होंने काफ़ी अच्छा पहले ही बता दिया था उन्होंने कि ऐसा है. तो दे आर टॉकिंग अबाउट एनी रिएक्शन विच इज़ गोइंग ऑन इन गैसियस फेज. फॉर एग्जाम्पल वी नो फॉर्मेशन ऑफ वाटर. ओके, फॉर्मेशन ऑफ वाटर. फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज हाइड्रोजन gaseous react with chlorine gaseous and gives out, water, in my mind HCl is running, H2 plus O2 giving out H2O. gaseous volume. मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया इसको बैलेंस करने के लिए, एंड हेयर ऑल्सो 2. ये वाटर वेपर्स बनते हैं पहले एंड वो कंडेंस होकर बनते हैं वाटर. ठीक है, तो अभी हम इस रिएक्शन को गैशियस फेज में स्टडी कर रहे हैं, गैशियस फेज में. ठीक है, सो इट हैज़ बीन सीन कि अगर कंप्लीट रिएक्शन हो जाए, मतलब यहाँ पर कोई भी रिएक्टेंट ना बचे, तो उस समय पर रिएक्शन का क्या स्ट्रेटेजी रहता है. अगर आप इसका 100 ml ले लेते हैं, अगर आप इसका 100 ml यूज़ करते हैं तो ऑक्सीजन सिर्फ यूज़ होता है 50 ml. ठीक है बेटा, अगर आप इसका 100 ml लेते हैं तो ऑक्सीजन सिर्फ यूज़ होता है 50 ml, और यहाँ पर वाटर वेपर्स बनते हैं 100 ml. अगर आप इनका रेशियोज चेक करेंगे इन दोनों का रिएक्टेंट्स का, सो 100 ml इज टू 50 ml, दैट इज शोइंग यू 2:1 रेशियो बाय वॉल्यूम. ठीक है ना. एंड अगर आप प्रोडक्ट का भी रेशियो लेना चाहें इसके साथ, दैट विल ऑल्सो कम 2. ठीक है बेटा. सो दिस इज शोइंग, अगर आप ध्यान से देखो इस लॉ को, सो दिस इज नथिंग बट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम. हमने जो पहले कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ा था, कांस्टेंट प्रोपोर्शन था बाय मास, कि अगर दो एलिमेंट रिएक्ट करते हैं दे डू सो इन अ कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट रेशियो बाय देयर
मासेस। तो यहाँ पर ये जो वॉल्यूम्स है, अब ये वॉल्यूम्स का रेशियो बिल्कुल फिक्स आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। और जब भी आप वाटर फॉर्मेशन करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्ट करने का जो रेशियो है वॉल्यूम में, दैट विल रिमेन सेम। हमने वाटर का कांस्टेंट प्रोपोर्शन तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, एंड दैट इज ऑल्सो ट्रू टू आवर नॉलेज। क्लियर? तो यहाँ पर 2:1, यहाँ पर ये 2:1 जो रेशियो है ये वही शो कर रहा है, लेकिन इस बार हमने जो रेशियो लिया है वो वॉल्यूम का है। तो दिस लॉ कैन ऑल्सो बी कॉल्ड, लिखिए, दिस लॉ कैन ऑल्सो बी कॉल्ड law of definite proportion by volume. ठीक है बेटा, instead of mass by volume. So this is Gay-Lussac's law. So ratio will be 1:1. So Avogadro's law in 1811, it states that, write down, it states that equal volume of all the gases at same temperature and pressure should contain, it's not about should contain, actually it is confirmed that it contains, should contain equal number of molecules. He used the term molecules in his law, molecules. ठीक है, he used the term molecules in the law which he has stated. Equal volumes, कुछ रिलेट कर पाए हम पीछे वाले लॉ से, गैय-लुसैक लॉ से? गैय-लुसैक लॉ कहता है कि कोई भी गैशियस रिएक्शन अगर आप लेते हैं, A+B गिविंग AB, अगर A एंड B गैशियस हैं एंड वो कंबाइन करते हैं, सो दे डू सो इन द फिक्स्ड रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, वॉल्यूम का फिक्स्ड रेशियो। ठीक है, बट प्रोवाइडेड ऑल द गैसेज एट द टाइम, ए और बी जो गैसेज हैं वो आपने सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर ली हो। ठीक है, वॉल्यूम तब मैटर करेगी बेटा जब टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम हो। ठीक है, टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम होना ज़रूरी है। क्यों होना ज़रूरी है, ये एवोगैड्रो ने समझाया। एवोगैड्रो कहता है कि अगर सभी गैसेस का टेम्परेचर एंड प्रेशर आप सेम रखते हैं और तब आप कहते हैं कि इन दोनों का वॉल्यूम सेम है। ठीक है, ऐसा नहीं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं रिएक्शन ले रही हूँ किसी ए और बी में, ठीक है, इसका टेम्परेचर डिफरेंट है, इसका टेम्परेचर डिफरेंट है, इसका प्रेशर भी डिफरेंट है, इसका प्रेशर भी डिफरेंट है। एट द टाइम आप इसका वॉल्यूम लो V1 और इसको भी कहो V1, बट दे वॉन्ट बी इक्वल, ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। मैं तो कह रही हूँ कि वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम सेम है, ठीक है, वॉल्यूम सेम ले रही हूँ, समझ रहे हो, लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से इनकी रिएक्टिविटी अफेक्ट करेगी। दे आर नॉट गोइंग टू रिएक्ट द वे वी आर एक्सपेक्टिंग। अगर हमें लग रहा है कि ए और बी पूरा रिएक्ट कर जाएंगे, इधर बी विल बी लेफ्ट और ए विल बी लेफ्ट, क्योंकि हमें जो वॉल्यूम सेम लग रही हैं उनके अंदर जो मॉलिक्यूलर लेवल पर रिएक्शन होगी उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। व्हाट वाज प्रोवाइडेड, क्या कंडीशन थी गैय-लुसैक्स लॉ की? दैट लॉ सेज दैट if two gases react, so they do so in a fixed ratio of their volume, but provided these all are taken at same temperature and pressure. Now I am taking it at T1 T1, P1 P1. Now you have taken its volume 1 and V1 volume. Now they must be equal. अब इनकी वॉल्यूम बराबर है। अब हम कह सकते हैं इनकी वॉल्यूम बराबर है। अगर आप इसकी 2 वॉल्यूम लेंगे तो हाँ वॉल्यूम इसकी डबल है। अगर आप इसकी 3 वॉल्यूम लेंगे, हाँ वॉल्यूम इस वाली वॉल्यूम की 3 टाइम्स है। करेक्ट। अब ये सही रिलेशन है। इस रिलेशन को अगर आप इस लॉ से रीड करें एक बार तो आपको समझ आएगा कि क्यों उसने बोला कि इक्वल वॉल्यूम होनी चाहिए और सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे होना चाहिए। बिकॉज रिएक्शंस वॉल्यूम के बीच में नहीं होती, रिएक्शंस होती है मासेस के बीच में, क्योंकि गैशियस वॉल्यूम में तो बहुत सारा स्पेस अनऑक्यूपाइड भी होता है। समझ रहे हैं, गैशियस वॉल्यूम में तो बहुत सारा स्पेस अनऑक्यूपाइड होता है। उसके अंदर हमें किससे कंसर्न है? हमें कंसर्न है मास से और या फिर नंबर से। अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं हमें उससे कंसर्न है।
यहाँ पर इसने हमारा वो जो प्रॉब्लम था पिछले वाले लॉ से उसको सॉर्ट किया। देखो यहाँ पर कैसे सॉर्ट किया, equal volume of all the gases at same temperature and pressure carry equal number of molecules। बराबर मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें, गैसेस में, डिफरेंट गैसेस ले लो लेकिन उनके टेम्परेचर और प्रेशर सेम लो, और उस समय उनकी वॉल्यूम बराबर लो कि मैंने 1 ml लिया है तो उन दोनों के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना दे वुड बी सेम इन नंबर, इक्वल इन नंबर। ठीक है। सो जनरली यहाँ पर हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की भी बात करते हैं। जनरली जब हम ऐसी रिएक्शंस करते हैं ना गैसेस वाली, वी जस्ट मेक श्योर कि रिएक्शन स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर हो। आगे हम बात करेंगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की। ठीक है, एक ही कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर बोलते हैं, लेकिन कोई भी टेम्परेचर या प्रेशर हो, सारी की सारी रिएक्शन, जितनी भी रिएक्शन है उसमें जितने भी गैसेस पार्टिसिपेंट हैं, they all gaseous chemicals must be at same temperature and same pressure। इसका मतलब रिएक्शन तो अभी भी मॉलिक्यूल्स के बीच में ही हो रहा है ना, मॉलिक्यूल्स के बीच में ही हो रहा है। अब एक बार फिर से देखना इस लॉ को फिर से देखो। अगर ये रिएक्शन प्रोवाइडेड है कि सेम टेम्परेचर प्रेशर पर है, ठीक है ना, सेम टेम्परेचर प्रेशर पर है, तो इसका 1 वॉल्यूम, ध्यान से देखिएगा बेटा, हाइड्रोजन का जो 50 ml होगा, ये तो 100 ml लिखा है ना मैंने, इसका जो 50 ml होगा और ऑक्सीजन का जो 50 ml होगा, दोनों में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम होंगे या नहीं। लेकिन वाटर की रिएक्शन करते वक्त हमें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कितने चाहिए होते हैं, डबल। आया समझ? फिर इसलिए हमने वॉल्यूम कितनी ली हाइड्रोजन की, डबल, और ये रिएक्शन कंप्लीटली डन हो जाती है, वाटर में फॉर्म हो जाती है, और यहाँ पर कोई भी सब्सटेंस अनरिएक्टेड नहीं बचता। मैं फिर से समझा रही हूँ, एवोगैड्रो ने कहा कि जब भी कोई गैसियस रिएक्शन होती हैं, सभी गैसियस वॉल्यूम्स, अगर आप बराबर वॉल्यूम लेते हैं, बराबर वॉल्यूम में सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स भी बिल्कुल बराबर होते हैं। ठीक है, अगर मैं ऑक्सीजन 50 ml लेती हूँ एक किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पर, उसी टेम्परेचर प्रेशर पर मैं हाइड्रोजन भी 50 ml लूँ तो हाइड्रोजन कम पड़ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली हमें हाइड्रोजन चाहिए होता है डबल, राइट। हमें ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं डबल। अगर दोनों की सेम वॉल्यूम, सेम टेम्परेचर प्रेशर पर सेम नंबर रखती है तो मुझे उसी वॉल्यूम पर, उसी टेम्परेचर और प्रेशर पर हाइड्रोजन की वॉल्यूम को कितना करना पड़ेगा, डबल, ताकि इसके मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएं, डबल। ठीक है, दिस वाज द वर्क ऑफ एवोगैड्रो विच गॉट रिकॉग्निशन okay, after so long he got recognition, Avogadro's law। ठीक है, this is very important law, Avogadro's law। clear beta? So this I was talking about Avogadro's law। Avogadro's law has differentiated also in atoms and molecules। okay, he says that independent basic unit in uncombined formed। ठीक है, द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज एटम, एंड व्हेन 2 or more atoms combine, whether of same type or of different type, are called molecules। मॉलिक्यूल तो कैसा भी हो सकता है ना, मॉलिक्यूल में सेम टाइप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल में डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ हाइड्रोजन, 2 same type of atoms have made this molecule। But if I say H2O, 2 different type of elements, hydrogen and oxygen, made this molecule। So Avogadro in this, because use the term molecule, so he has explained the meaning of molecule also. He differentiated atom from molecule। okay, so this you can read once more from the book। after that there is a theory, actually it's not after that, it's side by side, parallel to this। 1808 में ही डाल्टन साइंटिस्ट जॉन डाल्टन, he has proposed the work Dalton atomic theory, DAT, Dalton atomic theory। okay, and when the law, Gay-Lussac's law of gaseous volume was published, okay, 1808, at the same time Dalton's work was also published, Dalton atomic theory। Dalton atomic theory, okay, 1808, John Dalton।
क्लियर। इसके थ्योरी के पोस्टुलेट्स पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू विल स्टडी फ्रॉम एनी रेफरेंस बुक, ठीक है, प्रदीप, दिनेश, उसमें इनको बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स में रिजॉल्व कर रखा है, लेकिन एनसीईआरटी इज गिविंग द ट्रू एग्जैक्ट पॉइंट्स व्हाट वर देयर इन देयर थियरीज, ठीक है। मेन पॉइंट्स को यहाँ पर लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट इन द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एक्चुअली ही हैज़ एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एटम। जैसे मैंने अभी बताया, एवोगैड्रो हैज़ ऑल्सो एक्सप्लेन दैट व्हाट इज एटम एंड व्हाई ही यूज द टर्म मॉलिक्यूल, ठीक है। इसी तरह से डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने भी एटम को फुली डिस्क्राइब किया कि एटम होते क्या हैं एंड देन मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, ठीक है। फर्स्ट, यस बेटा, फर्स्ट पॉइंट ऑफ हिज थ्योरी, फर्स्ट postulate of his theory is matter consists of indivisible atoms. Matter consists of indivisible atoms, ठीक है बेटा। एटम का मतलब ही क्या होता है बेटा? एटम का मीनिंग होता है ग्रीक वर्ड में एटोमिया। एक्चुअली ये डिस्क्राइब हुआ है, ये आया है वर्ड, ठीक है। कहाँ से लैंड करता है? एटोमिया वर्ड से, ओके। एटोमिया, एटोमिया का मीनिंग ही होता है इंडिविजिबल, जिसको फर्दर डिवाइड ना किया जा सके, ठीक है। मेन फंक्शनल यूनिट, फॉर एग्जांपल व्हेन वी कम टू आर बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, सो वहाँ पर हम बोलते हैं बेसिक यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है सेल, है ना। सेल के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, है ना। सेलुलर जो पार्ट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं लाइक, है ना, गोल्जी अपरेटस, दिस इज न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, cell membrane, vacuole, mitochondria, like this so many parts of cell we have, but they cannot work independently. They will work when they will assemble together, they will make a cell. So cell को हम individual मानेंगे, क्योंकि cell जो है that is the ultimate smallest unit of the life which work, है ना। उससे अगर अंदर उसके बियॉन्ड चले जाओगे आप, अगर आप मीन्स उसके बियॉन्ड चले जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? कुछ यूनिट्स तो मिलेंगे बट दे विल नॉट बी फंक्शनल इंडिपेंडेंटली, ठीक है। इसी तरह से एटम है, एटम के अंदर भी बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं लाइक प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। मोर देन 70 सब एटॉमिक पार्टिकल्स वी हैव, मोर देन 70, ठीक है। तो जो मेन है वो है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तीन हम ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, मैसोन है, पॉजिस्ट्रॉन है, बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं एटम के अंदर, ठीक है। एटोमिया मीन्स इंडिविजुअल। सो फर्स्ट थियोरी इज दिस डाल्टन्स थियोरी, नोट डाउन दिस फर्स्ट पोस्टुलेट, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। हम राइटिंग इन लिटिल शॉर्ट, ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेना। All atoms of given element, ठीक है, have same property, have same properties. Properties में क्या क्या आता है बेटा? राइट डाउन। प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है? मास, ठीक है, शेप, साइज। सो अगर एलिमेंट्स, एक ही एलिमेंट की आप बात करोगे, सारे एटम्स एक ही एलिमेंट से बिलोंग करते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम होगी। ऑफ कोर्स ऑब्वियस है कि वो सेम होगी, उनका साइज सेम होगा, उनका मास सेम होगा, उनकी रिएक्टिविटी भी सेम होगी, ठीक है, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो सारी प्रॉपर्टीज़ उनकी सेम होंगी। थर्ड, और इसी में आप एक और चीज़ ऐड कर लेना, इसी को रिवर्स भी लिख लेना, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज, atoms belonging to different elements will have different properties. Write down that also, you can add in this, ठीक है। atoms of different elements will have different properties. Note it down, लिखो, ठीक है। different elements will have different properties. Okay beta, atoms of, we are talking here about atoms. Note down, okay। Third postulate, write down third postulate, compounds are formed
compounds are formed when atoms of different elements combine in a fixed ratio. ठीक है बेटा, फिक्स्ड रेशियो, ऑफ कोर्स फिक्स्ड रेशियो बाय देयर मास. फोर्थ, केमिकल रिएक्शंस, जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व reorganization of atoms. ठीक है, they are neither created nor destroyed. ठीक है, ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज और ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. क्लियर बेटा? सो दिस इज द फोर्थ पोस्टुलेट. राइट डाउन. सो इसका जो मीनिंग है, ये बोल रहा है कि अगर कोई भी एटम सेम एलिमेंट से बिलोंग करते हैं तो वो आपस में कंबाइन नहीं करेंगे कंपाउंड बनाने के लिए. उनको हम कंपाउंड नहीं कहेंगे, वो सिर्फ मॉलिक्यूल होंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट. अगर कंपाउंड बोल रहे हैं हम किसी को, तो कंपाउंड मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा टाइप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं. जैसे वाटर इज अ कंपाउंड, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है बेटा? yes beta, you all have to note down these postulates. okay, so next one, chemical reactions involve reorganization of atoms. जब भी कोई chemical reactions होती है, जैसे अभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने वाटर बनाया, हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा होगा, ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा होगा, एक ऑक्सीजन ने दोनों साइड हाइड्रोजन को अटैच किया होगा एंड वाटर बनाया होगा. ठीक है बेटा? क्लियर बेटा? तो रीअरेंजमेंट हुई है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि जो हमने वॉल्यूम फिक्स किया उससे ज़्यादा वाटर बन गया या उससे कम वाटर बनाया और उधर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी नहीं बचा. सो दिस इज, यहाँ पर ना ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आता है कि विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी स्पीक्स अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो दिस इज फोर्थ पोस्टुलेट. ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये लिखना होता है कि इस वाले पोस्टुलेट ने ये समझाया दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज वर्किंग वैलिड. तो ये वाला लास्ट वाला पोस्टुलेट है. और ये भी पूछता है कि विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी स्पीक्स अबाउट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. एंड दैट इज थर्ड वन. कंपाउंड्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंस इन अ फिक्स्ड रेशियो. ठीक है, सो दिस इज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. यहाँ तक आप रीड कीजिएगा. नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे यहाँ पर एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मासेस.